अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फरिया अजीज एंड वेलकम टू न्यूज़ बीट। न्यूज़ बीट का खुसूसी प्रोग्राम इस वक्त यूजुअली आप न्यूज़ बीट का रिपीट प्रोग्राम देखते हैं, मगर आज हम लाइव आपसे मुखातिब हैं और वजह आप सब जानते हैं। आज एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट इस्लामाबाद में हुई। नाजरीन, बात तो सिर्फ एक खत लिखने की थी, मगर इस खत ना लिखने की वजह से आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म एक मुल्ज़िम बन चुके हैं। आज वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पर सुप्रीम कोर्ट में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। उन पर अदालती अहकामात को ना मानने का इल्जाम आयद किया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नासरुल मलिक ने वज़ीर आज़म को चार्जशीट पढ़कर सुनाई और कहा कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने जानबूझकर अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एनआरओ मुकदमात पर अमल दरामद शुरू करवाने के लिए स्विस हुक्काम को एक खत लिखें, जबकि वज़ीर आज़म ने ऐसा नहीं किया। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वज़ीर आज़म आईनी तौर पर अदालत के अहकामात मानने के पाबंद थे, मगर वज़ीर आज़म गिलानी ने फर्ज को मानने से इनकार करते हुए इसे चैलेंज कर दिया है। मगर फिर भी हमारी हुकूमत खत ना लिखने की अपनी जिद पर आज भी कायम है और आज फिर वज़ीर इत्तलात फिरदौस आशिक़वा ने कहा है कि स्विस मुकदमात खुलवाने के लिए खत नहीं लिखा जाएगा। कानूनी तौर पर तो वज़ीर आज़म की पोजीशन बज़ाहिर बहुत कमजोर दिखाई देती है, इसीलिए उनकी पार्टी ने इस मुकदमे को सियासी अंदाज में लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि बच निकलने का लगता है कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं। वज़ीर आज़म और उनकी जमात सियासी शहादत के लिए लगता यह है कि बिल्कुल तैयार है, क्योंकि आइंदा इलेक्शन में आवाम के पास मजलूम बनकर जाने से ही कोई अच्छा मुआवजा मिल सकता है, सियासी की कोई बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है। वज़ीर आज़म को फिलहाल तो मज़ीद 2 हफ्तों की मोहलत मिल गई है, क्योंकि अदालत पर हर मुमकिन तरीके से हुकूमत को अपनी सफाई का मौका देना चाह रही है, मगर कब तक अदालत के अहकामात को टाला जा सकता है, दैट्स द ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज अदालत के बाहर जब हम मौजूद थे, हमने आपको वहाँ से भी रिपोर्ट किया। अब सवाल ये है कि जब वज़ीर आज़म की समाअत बाकायदा तौर पर उसका आगाज़ होगा तो पीपल्स पार्टी का लाअमल क्या होगा और आगे आने वाले वाक़यात से पाकिस्तान के वाक़यात पर उसका क्या असर पड़ सकता है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इम्तियाज़ सफदर वराइद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं। वेरी वार्म वेलकम टू यू वराइद साहब। सबसे पहले मुझे बताएं कि मुल्ज़िम से मुजरिम का सफ़र भी हो सकता है, उसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, हम आज भी ये समझते हैं कि ये मुल्ज़िम बनने का सफ़र नहीं है, बल्कि आइन की बालादस्ती का सफ़र है। आइन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए, आज दोबारा हुए। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा नहीं है कि इससे पहले अदालत उज़्मा में कोई सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो 2 बार पेश हो। PMLN को बुलाया गया था, लेकिन साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला कर दिया था। और आपको याद होगा कि बहुत सारे PMLN के अरकान असम्बली डिस्क्वालीफाई हुए। लेकिन हम आज भी मिसाक़ जमहूरियत से पहले का है, वो वाक़या जो है इस जमहूरी निज़ाम से पहले का है। हाँ। क्या आपको लगता है कि ये एक सही प्रैक्टिस है कि हम लोग पुरानी बातों, क्योंकि मिसाक़ जमहूरियत के बाद तो कहा गया था पुरानी बातें नहीं पूछी जाएंगी। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन आज जो सूरत हाल है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो मौक़िफ़ पेश किया, NRO आया। NRO क्या था? NRO ये था कि जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमात वापस हुए, उनको उसको रीओपन किया गया, यही था। हज़ारों मुकदमा, 8000 के करीब मुकदमात थे। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको डिफेंड भी नहीं किया, पार्लियामेंट में भी पास कराने की कोशिश नहीं की। हमने कंसीड किया कि ठीक है, ये मुकदमात खुलने चाहिए। और आप देखिए कि वज़रा तक भी अदालतों में जा रहे हैं। सिर्फ एक लेवल है जिस पे अमल हम कहते हैं कि हम अमल करेंगे जब टाइम आएगा, और वो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट में जब सबका तारीख पे वज़ीर आज़म पहुँचे तो उन्होंने अपने मौक़िफ़ में ये कहा था कि मैं आर्टिकल 248 के तहत ये समझता हूँ कि वज़ीर सदर ममलकत को इम्यूनिटी हासिल है जब तक वो सदर है, और ये आईन पाकिस्तान ने इम्यूनिटी दी है। और आईन पाकिस्तान ऐसी बहुत सारी इम्यूनिटी आप देखें कि बहुत सारी इम्यूनिटी, दिस इज द कलेक्टिव विजडम ऑफ द पार्लियामेंट, कि उन्होंने बहुत सारी इम्यूनिटीज दी। का मसला ही तो सारे इस वक्त जड़ है तमाम मसले की, लेकिन इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। सदीक फारूक साहब हमें ज्वाइन करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं। अस्सलाम वालेकुम सदीक साहब। एक बात इम्तियाज साहब ने अभी जो शुरू में कही है उसमें वजन है कि माजी में अगर देखा जाए तो आपकी पार्टी का ज्यादा
बुरा रिकॉर्ड है अदलिया के साथ, इस वक्त जो भी हुआ है, जो भी इल्जाम लगाया जाए, एटलीस्ट प्राइम मिनिस्टर पेश हुए हैं अदालत के सामने, तो आपकी पार्टी को तो ज्यादा वेलकमिंग स्टांस देना चाहिए। शुक्रिया फरीहा। जनाब नवाज शरीफ भी बतौर वजीर आजम 2 दफा पेश हुए थे। रह गई बात, खुद इम्तियाज अफजल वड़ाई साहब ने फरमा दिया है कि हमारे जिन लोगों ने वहाँ कोई ऐसी सूरत हाल पैदा की थी वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, तो सजा तो उन्हें मिली। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो आदमी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं करेगा और ये बात साबित हो जाएगी कि उसने अमल दरामद नहीं किया, और ये कोई और आदमी नहीं, उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की थी बतौर वजीर आजम। यहाँ तो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो कह रहा है कि मैंने नहीं माननी, मैंने नहीं खत लिखना, और अपने तौर पर इम्यूनिटी का फैसला कर रहा है। हालांकि वही आइन ये कहता है कि इंटरप्रिटेशन या इम्यूनिटी का मामला अदलिया ने करना है, और सिविल मैटर्स में तो इम्यूनिटी हासिल भी नहीं है। तो अब इम्तियाज अफजल वड़ाई साहब, पूरे एहतराम के साथ कहूंगा, या कोई और, ये खुद अदालत का जो मकाम है वो मर्तबा है वो ना हासिल करें। जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी उस पर अमल दरामद करने के ये पाबंद हैं। इसी में अगर मुल्क का एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं करेगा तो फिर ये रियासत अल्लाह ना करे बर्बाद होगी, इसके इदारे तबाह हो जाएंगे। बिल्कुल, एक बात आपने बड़ी अहम की है सिद्दीकुल फारूक साहब, वो ये कह रहे हैं, एक तो पहले जो मेरा पॉइंट था कि मिसाल के जमहूरियत से पुराने वाकयात हैं, आप अभी नई अदलिया की तारीख को देखें, आप चले भी जाए वहां पर, ठीक है हमला हुआ लेकिन वो कभी भी ऑन रिकॉर्ड नहीं मान के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने खुद कह के करवाया। दूसरी बात ये कि खुद तो वो भी पेश हो गए थे अदालत में। तो फिर आप उससे क्या कंपेयर करते हैं? आप लोग ये बताएं कि आपने प्रैक्टिकली क्या किया। ऑन रिकॉर्ड तो कभी नहीं कहा किसी ने इससे पहले कि हम अदलिया के फैसलों पर अमल नहीं करेंगे। नहीं, हम आज भी कह रहे हैं कि हमने अमल किया है, और अगर वो खत वाला मसला है तो खत जो है अंडर आर्टिकल खत वाला नहीं, मैं बता रहा हूं, हमने फैसला किया है। फैसले के 2 हिस्से हैं। एक ही फैसले में 8,000 लोगों के जो की हद तक फैसला है उस पर अमल हो गया है, अमल हुआ है। एक जहां तक सदर मुमलिकत का तल्लक है, ये दिस इज द कलेक्टिव विजडम ऑफ द पार्लियामेंट कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को, लेकिन मैं कंप्लीट करना चाहूँ, खुद कैसे तयन कर सकते हैं कि उनको इम्यूनिटी, मैं बताता हूँ कैसे कर लेते हैं। मैं आपको सवाल का जवाब देता हूँ। वो इसलिए कि बहुत सारी इम्यूनिटी सुप्रीम को आइन ने दी है। आइन ने इम्यूनिटी दी सदर मुमलिकत को कि उनके खिलाफ मुकदमा जो है अगर होगा तो चल रहा होगा तो रुक जाएगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग है नहीं, मैं या आपकी गलतफहमी मैं है बताता या आपकी अपनी अजम्पशन है? मैं अजम्पशन की, मैं अपनी अजम्पशन नहीं है, ये आईने पाकिस्तान है। अब देखिए, दिस इज द कलेक्टिव विजडम की मैंने 3 बार बात की है। आइन मैं बता, इंटरप्रिटेशन आपकी है, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ की इंटरप्रिटेशन अलग है उससे। मैं अदलिया की इंटरप्रिटेशन की तरफ आ जाता हूँ कि देखिए, आईने पाकिस्तान ने इम्यूनिटी 3 इम्यूनिटीज दी, सदर को दी, हाई कोर्ट के जजेस को दी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दी कि 18 करोड़ अवाम में सरकारी मुलाजमीन जो है, जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं वो 60 साल पे रिटायर हो जाते। लेकिन आईने पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस को 18 करोड़ अवाम से अलहदा करके उनको इम्यूनिटी दी कि ये 65 साल पे रिटायर होंगे। आईने पाकिस्तान ने हाई कोर्ट के जजेस को इम्यूनिटी दी कि वो 60 साल पे 18 करोड़ अवाम के साथ नहीं बल्कि वो 62 साल पे रिटायर हो गए। दीज आर 2 इम्यूनिटीज। तो मैं पूछता हूं कि जब हाई कोर्ट का जज 60 साल का होता है तो वो 2 साल के लिए इम्यूनिटी लेता है? नहीं लेता। किससे पूछ रहे हैं आप? अदालत से पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि वो इम्यूनिटी नहीं लेता इसलिए कि आइन में लिखा है किसी को इम्यूनिटी की जरूरत नहीं है, आइन ने दे दी है। किसी की इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है। क्या कभी आज तक किसी अदालत में ये 62 साल और 65 साल की इंटरप्रिटेशन की जरूरत महसूस हुई है कि ये तशरीह कर ली जाए? ये मैं नहीं। नसीम साहब हमें ज्वाइन करें, उन्हीं से मैं पूछ लेती हूँ। मुझे इजाजत दें जी, आप ही को इजाजत है कि ये मामला कभी सॉल्व होगा? मैं करूंगा कि जब आइन की किसी आर्टिकल या शिक पे इस तरह का इख्तिलाफ हो कि जनाब इम्यूनिटी जैसे है या नहीं है, क्योंकि सिविल मैटर्स में तो नहीं है, तो इस मामले में इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करेगी। वो जिस आइन का हवाला इम्तियाज अफजल वड़ाई साहब दे रहे हैं वही आइन ये कहता है
ये कहते हैं इम्यूनिटी हासिल है। ठीक है, कोई और मैं immunity सदीकुल हासिल फारूक साहब नहीं है। यहाँ पे फरूक नसीम साहब को भी चाहूंगी कि वो भी हमें यहाँ पे अपना नुक्ता नजर दें। इम्यूनिटी का मामला बहुत दफा ये सवाल हो चुका है और अब तो बहुत आगे तक ये सवाल ले जाया जा चुका है, क्योंकि ज़ाहिर है अब अदालत ही हमें बता देगी। मगर आपकी नजर में इम्यूनिटी का मामला तय किसने करना है? क्या अदलिया में जाकर हमने पूछना है कि इम्यूनिटी है या नहीं है? जी, आपकी एनालिसिस बिल्कुल दुरुस्त है और इसकी वजह यह है कि इस मामले में डिस्प्यूट है। जो आर्टिकल 248 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी जो लिटरल मीनिंग है उसके हिसाब से तो इम्यूनिटी बनती है, लेकिन मेरा व्यू ये है और बहुत से लोगों का व्यू ये है कि इस इम्यूनिटी क्लॉज या एक्सेप्शन क्लॉज या एक्सक्लूजन क्लॉज में इंटरप्रिटेशन में इम्यूनिटी की गुंजाइश नहीं है और इसलिए इसके बारे में फॉर एग्जांपल आर्टिकल 211 था कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जजेस के खिलाफ अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कोई काम करेगी तो इम्यूनिटी हासिल है और कोई कोर्ट उसको क्वेश्चन नहीं कर सकती। उसके बावजूद आपने देखा जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का जब फैसला हुआ तो उस इम्यूनिटी को नहीं माना गया। आज की मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस में इस किस्म की ब्लैंकेट इम्यूनिटी की गुंजाइश नहीं है, लेकिन क्योंकि इस पे डिस्प्यूट है लिहाजा इसको सुपीरियर कोर्ट्स रिजॉल्व करेंगी और फिर रहनुमाई फरमाएंगी। तो लेकिन यानी ये बात तो क्लियर है, अगर आप लोगों को लग भी रहा था एक नॉर्मल काफी इस किस्म की इंडिकेशन के अदलिया ये समझती है आप लोगों के खत लिखे, ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है, तो एक डिस्कशन ही कर लेते हैं कि हम क्या करें अगर इसमें कोई इबाम है इस मामले को, तो हम इबाम अदालत की है तरफ जी, जाएं। मैंने बता रहा अभी वो मेरे भाई मान रहे हैं, नसीम साहब भी कह रहे हैं वो कि कह इबाम रहे है, हैं वो कि तो मान रहे इम्यूनिटी हैं, है। मैं भी मान जब रही हूँ ये इम्यूनिटी है तो क्या मैंने सुन ले, मैंने उसकी मिसाल दी है, मैंने ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं है। नहीं मेरी सुन लेना, मैंने आपको मिसाल दी कि सेशन जज जो 60 साल पे रिटायर होता है, हाई कोर्ट का जज जो है वो 62 पे रिटायर होता है, जबकि पाकिस्तान के आपने ये पहले भी बात की नसीम साहब, ये मामला इससे रेलेवेंट है, आप कानूनी नुक्ते नजर क्या बता हाई कोर्ट के जजेस इम्यूनिटी क्लेम करते हैं 60 साल पे? नहीं करते। या तो वो आप मुझे बता दें, फारूक अल सदीक मेरे भाई हैं, वो मुझे बता दें कि क्या इम्यूनिटी वो क्लेम करते हैं 60 पर? नहीं करते। फारूक साहब आपसे सवाल आइन में लिखा है, जब आइन में लिखा का यहाँ कोई सवाल नहीं है। यहाँ तो मसला आप जो बयान कर रहे हैं वो तो एज ऑफ रिटायरमेंट है। हाँ, एज ऑफ रिटायरमेंट और चीज है, इम्यूनिटी और चीज है। वही भाई इम्यूनिटी है, यही इम्यूनिटी है कि 60 साल पे सेशन जज होता है, भाई वो 62 पे होता है। दिस इज द इम्यूनिटी गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई इसमें इम्तियाज सफदर वड़ाई साहब, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं। हाँ। इम्यूनिटी का और रिटायरमेंट की एज में जमीन आसमान का फर्क है। आप कहां इसको इकट्ठा कर रहे हैं खुदा के बंदे? ये नहीं, इस तरह मामला वही है कि सिविल केस में इम्यूनिटी हासिल नहीं है। हाँ ठीक है, आप फिर भी कहते हैं इम्यूनिटी हासिल है। नहीं, आपके वकील ने भी माना है, मैं कब कह रहा हूँ है, पाकिस्तान ने माना है, मैं कब कह रहा हूँ है, आप सुन लेना, एक दो जुमले सुन ले। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी माना है भाई इम्यूनिटी क्लेम करनी पड़ती है, आप जाए, और इसीलिए वो इम्यूनिटी के मसले पे अब तक एतजाज हसन आ ही नहीं रहे, इसलिए कि उन्हें पता है मैं इम्यूनिटी मांगूंगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को पता है, और अब इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली भी इम्यूनिटी का भी साथ ही मामला तय हो जाएगा। इम्यूनिटी आप लेके खुद नहीं बैठ सकते, इम्यूनिटी का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना। इम्यूनिटी को लेकर क्यों नहीं जाते? फिर एतजाज हसन साहब ने क्यों नहीं इसके ऊपर आने दिया मामले को? वज़ीर पाकिस्तान ने जब अपना मौक़िफ़ पेश किया, उन्होंने बिल्कुल ये कहा था कि मैं आर्टिकल 248 के तहत इम्यूनिटी समझता हूं, इसलिए मैं ये इस्तिस्ना के हवाले से मैं आइन पाकिस्तान का पाबंद हूं, आइन पाकिस्तान को डिफेंड करने का मैंने ओथ लिया। कह दिया वज़ीर आज़म ने, कह दिया तो हरफ आखिर हो गया क्या कानून के बारे में? आगे से वज़ीर आज़म ने ये भी कह दिया कि मैं खत नहीं लिखूंगा। भाई आप अदालत में जाके पूछ तो लें कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये, आप लोग क्या कहते हैं? भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि आइन में ये लिखा है, इम्यूनिटी दी गई है, मैं उस आइन का पाबंद हूं, आइन की पाबंदी जो है वो सब पर है। देखें मेरे भाई सदीकुल फारूक आज बात कर रहे थे, जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत जनरल परवेज मुशर्रफ ने तोड़ी तो मुझे वो याद है जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और परवेज मुशर्रफ के एक्शन को, मार्शल लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट किया, तो उस वक्त यही मुस्लिम लीग नून कहती थी कि ये क्या हो गया जनाब,